लेट्स स्टार्ट इट। हम प्रीवियस टॉपिक में हमने जो था एसआरएस को देखा था, ठीक है। ये जो है हम एसआरएस के बारे में सारी एग्जांपल्स की थी तो जिसमें मैंने आपको ये बताया था फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या चीज़ होती है। हाँ जी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन ये हमने अब करना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसका गो थ्रू कर देती हूँ मैं, ठीक है। जो आपके डेवलपमेंट टीम होती है, जो जो सारे के सारे करंटली टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट कस्टमर से जो है वो गेट हुई हैं, उसको हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। और मतलब कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी की सारी इसकी प्रॉब्लम थी। व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि हमें पहले पता नहीं होना चाहिए कि लाइक व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द सोल्यूशन, प्रॉब्लम हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका बेटर सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, और एग्जैक्टली हम क्या इनपुट जो है वो दी थी और क्या आउटपुट हमें उससे रेलिवेंट मिली है। व्हाट आर लाइकली कम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह, क्या जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम्प्लेक्सिटीज़ आई हैं वो चीज़। बाकी ये चीज़ें हैं एक्सटर्नल और सॉफ्टवेयर जो है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ एक्चुअली डेवलप कर रहे हैं हम, तो उसका क्या इंटरफेस है, क्या एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है जो आपका एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है, मतलब कि मेरा कस्टमर रिक्वायर्ड कर रहा है। हमने ये पार्ट्स देखे थे एसआरएस के। एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के पार्ट्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था जो कि आपकी मतलब जो भी सॉल्यूशन है आपकी एसआरएस का बेसिक पार्ट और मेजर पार्ट यही वाला ही है, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन जो है वो इसी में ही परफॉर्म होते हैं। जो लाइक मैं जितनी भी इनपुट्स वगैरह दे रही हूँ, जितनी भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है और जो भी उसके बाद आपकी आउटपुट आ रही है वो सारी की सारी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल के बारे में बताया था। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सच एज समटाइम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट बट लिटिल वर्ड्स, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है अपने सिस्टम को मेंटेन करने की पड़ जाती है, अचानक अपने सिस्टम को एक जगह से दूसरी प्लेस में लेके जाना पड़ जाता है। इन सेंस हमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तब ज़रूरत होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा ये ख्याल है कि फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम एक सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं फंक्शंस तो हमने बना दिए, अब उसकी जो मेंटेनेबिलिटी है, टेस्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, ये भी चीज़ें आप लोगों को बड़े अच्छे से कैरी होनी चाहिए कि कल आपको किसी भी वक्त ज़रूरत होती है हो सकती है कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसको मेनटेन किया जा सके, कोई भी ज़रूरत आए उसको पोर्टेबल मतलब कि एक पीसी से दूसरी पीसी पे शफल किया जा सके, ठीक है। तो इसकी रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें रखनी चाहिए जहन में। गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अब एक्चुअली वो चीज़ है कि अब हम सॉफ्टवेयर को एक्चुअली सजेस्ट करते हैं कि कैसे उसको रन करना है, चलाना है। और ये मैंने एग्जांपल दी थी लाइब्रेरी सिस्टम की। हमारा एक मेन फंक्शन है सर्च बुक फंक्शन। इनपुट दी एन ऑथर्स नेम से हमें पता चलेगा, आउटपुट हमें कैसे पता चली, उसकी डिटेल्स ऑफ द ऑथर बुक हमें पता चल गई। हमें सिर्फ इनपुट में सिर्फ और सिर्फ हमें इसका एक रा नेम पता था हमें, लेकिन इन डिटेल इसका कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही होता है जब हम डाटा एंटर करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर आपके पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट आता है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। समझ लें ये आपका डाटा है, आउटपुट इज योर वैलिड डाटा, और मीनिंगफुल डाटा मतलब इंफॉर्मेशन। और ये आपकी विड्रा कैश फ्रॉम एटीएम विड्रा की थी। विड्रा की हमने रिक्वायरमेंट्स देखी थी, ठीक है। ये पहली रिक्वायरमेंट विड्रा कैश करवाया, उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि कैसे कैसे अकाउंट पे जाएगा। अब रिक्वायरमेंट 1 की फर्दर स्पेसिफिकेशन, सिलेक्ट विड्रा अमाउंट ऑप्शन करेंगे। इनपुट में हम क्या देंगे, विड्रा अमाउंट ऑप्शन, बिकॉज हम किस कौन सा फंक्शन चला रहे हैं, हम विड्रा का फंक्शन चला रहे हैं, ठीक है। हम विड्रा का फंक्शन जो है वो इसमें रन कर रहे हैं। और सेकेंड रिक्वायरमेंट थी सिलेक्ट अमाउंट टाइप। अकाउंट टाइप जो भी है वो देखनी है। इनपुट यूज़र ऑप्शन होगा इसमें। इनपुट यूज़र ऑप्शन
उसके बाद आउटपुट प्रॉम्प्ट टू एंटर अमाउंट, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली थी रिक्वायरमेंट 3 के गेट रिक्वायर्ड अमाउंट। अब हमारे पास एक्चुअली क्या चीज़ आएगी, जो भी हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आएगी। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एसआरएस, हाँ जी, अब अच्छी वाली जो हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन है, हमें किस किस चीज़ को फोकस करना चाहिए जब हम एक एसआरएस मतलब कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या फिर एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। हाँ जी, आपकी जो एसआरएस है वो कंसाइज होनी चाहिए। SRS should be concise. The SRS document should be concise, at the same time unambiguous. ठीक है, अनएम्बिगुअस मतलब कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि क्लियर वर्ड समझ में आ रहा होगा, कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई भी गोल मोल करके बात नहीं बताई जा रही, सीधी होनी चाहिए, ताकि जो आपका कस्टमर है या कोई भी बंदा है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा है उसको कोई कम्प्लेक्सिटी फील ना होनी। मतलब कि एम्बिगुअस होता है ना कि हमें सारी चीज़ें फिर एक जैसी नज़र आ रही होती हैं, हमें कोई भी किसी में डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होता। सो आपकी डॉक्यूमेंट कंसाइज होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपने इनरेलीवेंट जो है डाटा उसको परहेज करनी है, उसके अंदर मेंशन नहीं करना। सो उसको निगलेक्ट करें। जो आप चीज़ रेलिवेंट है, बेटर टू देन के आप उसी को ही ऐड करें। ठीक है, अपने एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ को हमें जो है इंक्रीज करना है और किस चीज़ को रिड्यूस करना है, अपनी रिलायबिलिटी को। एरर की पॉसिबिलिटी को इस सेंस में इंक्रीज करना है ताकि हमें जितनी भी सजेशंस आएंगी हम उसको ज़्यादा अच्छा जो है वो सॉल्व आउट कर सकेंगे। जैसे आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अक्सर उनमें वो एरर्स जो होते हैं कस्टमर्स को यूज़ करने के बाद पता चलते हैं, तो वो खुद जो है अपनी एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ को इन्हांस करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिले। सो अगर डीसी सेंस में बात करें तो आपने इसमें से करनी है, रिमूव करना है इररेलेवेंट डिस्क्रिप्शन, रिड्यूस रिलायबिलिटी एंड आल्सो इंक्रीज एरर पॉसिबिलिटीज। ओके, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड दूसरी टर्म है एसआरएस को गुड जो है वो बनाती है स्ट्रक्चर्ड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो गुड होना चाहिए। आपकी जो एसआरएस का स्ट्रक्चर है वो वेल गुड स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली मॉडिफाई कर सकें। देखिए, हम जो चीज़ बनाते हैं वो अपने लिए ही आसानी क्रिएट करते हैं। In practice, the SRS document undergoes several revisions, कॉपी अप विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, जो आपका स्ट्रक्चर है अगर वो क्लियर होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, तो आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो हज़ार बार उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड करे, आप उसको जब चाहें तब जो है चेंजिंग प्रोवाइड करके उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है हमने, जब भी हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या उसकी डॉक्यूमेंट तैयार करनी है। ठीक है, सो एसआरएस जो है वो मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करता है जब आपका उसका स्ट्रक्चर वेल स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे, अदरवाइज ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स व्यू थर्ड है जो आपकी एसआरएस का पार्ट है कि गुड एसआरएस हमें किसे कहते हैं। थर्ड है आपका ब्लैक बॉक्स व्यू। हाँ जी, ये क्या चीज़ है, इट शुड ओनली स्पेसिफाई व्हाट द सिस्टम शुड डू। वो ये स्पेसिफाई करता है, इसे करना चाहिए कि आपका सिस्टम क्या करेगा या क्या सिस्टम को करना चाहिए। एंड रिफ्रेन फ्रॉम स्टार्टिंग हाउ टू डू इट दिस। ठीक है, हमने पहले स्टार्ट में देखना है कि ये कैसे काम करेगा, आपने क्या स्ट्रक्चर बनाना है, वो सारा का सारा आपके इस व्यू में आता है। This means that the SRS document should specify the external behavior of the system. आपने ना सिर्फ इंटरनल बिहेवियर को फॉलो करना है, आपने जो एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको भी देखना है, मतलब कि एक्सटर्नल व्यूज भी आपने कैरी आउट करने हैं कि मेरा जो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा हूँ उसका जो बाहर का कस्टमर है उसके साथ क्या रिव्यू और दूसरी कंपनीज के सॉफ्टवेयर के साथ क्या रिव्यूज है।
एंड नॉट डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। और हमें जो है इसमें हमारे लाइक इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज किसी से डिस्कस नहीं करने चाहिए। ब्लैक बॉक्स है ना, ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है कि एक्सटर्नल चीज़ तो नज़र आ रही है लेकिन अंदर वाला पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग जानते हैं। ब्लैक बॉक्स का यही मतलब होता है कि आप अंदर वाला पार्ट देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ हमें बाहर का व्यू नज़र आ रहा होता है। एंड शुड स्पेसिफाई द एक्सटर्नली विजिबल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सटर्नली विजिबल बिहेवियर होना चाहिए। इंटरनल पार्ट जो भी डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो वाला इशू जो है, वो वाली इम्प्लीमेंटेशन हम किसी से शेयर नहीं करते अपने ब्लैक बॉक्स व्यू के अंदर। फॉर दिस रीजन द SRS डॉक्यूमेंट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। हाँ जी, उसके बाद आता है आपका कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी। हाँ जी, इट शुड शो कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी सो दैट द रीडर कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। हाँ जी, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। आप इंटीग्रेट का मतलब ये होता है जोड़ना। ठीक है, आपके वर्ड जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, वही ना हो कि आप एक वर्ड कुछ और लिख रहे हैं, दूसरे लाइन कुछ और लिख रहे हैं, वो इररेलेवेंट है एक दूसरे के साथ। कोई भी मीटअप शो नहीं कर रहा, कोई भी लिंक शेयर नहीं कर रहा, या फिर कोई भी रेफरेंस नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है दूसरे पैराग्राफ से डिफरेंट है, सो ये आपकी कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी नहीं होती। सो आपने ऐसी अपने पैराग्राफ लिखने हैं, ऐसा मतलब अपनी SRS बनानी है कि जो रीडर है उसको अंडरस्टैंड इजीली कर ले। उसके बाद आते हैं आपके रिस्पॉन्स टू डिजायर अनडिजायर्ड इवेंट्स। ये चीज़ है रिस्पॉन्स टू अनडिजायर्ड इवेंट्स। It should characterize acceptable responses to undesired event। ठीक है, इसमें आपने देखना है कि एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स जो है वो अनडिजायर्ड इवेंट होने चाहिए, नॉट डिजायर्ड बट अनडिजायर्ड इवेंट्स होने चाहिए। दीज आर कॉल्ड सिस्टम रिस्पॉन्स टू एक्सेप्शनल कंडीशन। हाँ जी, ये हमें कब ज़रूरत होती है? जब हमारा सिस्टम समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है फीडबैक्स की। सो हम मतलब कि अनडिजायर्ड इवेंट्स है ना, जिसमें मतलब हम डिज़ायर नहीं कर रहे, एक्चुअली हमें कॉन्सेप्चुअली कोई भी जो है अपना रिव्यू देने लग गया है। ठीक है, हमने डिज़ायर नहीं किया था। सो दिस इज़ द अनडिजायर्ड इवेंट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाती है, लाइक हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बट ऑटोमेटिकली जो है ये रिस्पॉन्स आपको मिल गया कि ये दिस इज़ योर एरर, या कोई भी रेलिवेंट टू आपकी एरर SRS या आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सो आपको ये चीज़ें SRS में लाजमी मेंशन करनी है, बिकॉज कोई भी इंसान जो है आपको रिस्पॉन्स दे सके। सो आप ये मेंशन लाजमी करें अनडिजायर्ड इवेंट्स। इससे ये होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है या यूज़र होता है ना, उसके ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि ये इस बंदे ने हमारे फीडबैक को इम्पोर्टेंस दी है। बेशक इसने रिक्वायर्ड नहीं किया लेकिन वो फिर भी डिमांड कर रहा है। ठीक है, एंड देन वेरीफाइबल हम देख रहे थे। वेरीफाइबल ये आपके SRS को जो मतलब गुड बनाती है, उसका लास्ट पार्ट है। All requirements of the system as documented in the SRS document should be verifiable। आपकी SRS ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बना दी है, उसको बगैर पढ़े ही, किसी से पढ़ाए बगैर ही उसको आपने शेयर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए। खुद वेरीफाइबल करें। वेरीफाई करने का ये तरीका है कि पहले ये देख लें जो आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, SRS बनाई है, क्या वो आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं, या उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। दिस मीन्स दैट इट शुड बी पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर और नॉट रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट इन एन इम्प्लीमेंटेशन। वही चीज़ कि वेरीफाई का मतलब क्या होता है? क्या हमने देखना है कि क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। ये तो नहीं है कि मैं इतनी देर से जो मेहनत कर रहा हूँ कि उसमें कोई एरर्स आ गए हैं या मैंने रॉन्ग SRS तैयार कर ली है। मतलब कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्या आपने अपने सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट ही बनाई है। ऐसा तो नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट है और उसकी SRS जो है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने PHP यूज़ किया और मैं अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ये कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे ASP यूज़ की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसी से रेलिवेंट ही आपकी SRS होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है जी इसके प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम्स विदाउट एस आर एस डॉक्यूमेंट। एक्चुअली एस आर एस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमने देख लिया कि वो गुड एस आर एस कैसे बनती है, वो सारे हमने पॉइंट्स एस आर एस में देख लिए। अब देखिए कि ये क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम एक एस आर एस नहीं बनाते, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में एस आर एस नहीं बनाते, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। The important problem that an organization would face if it does not develop SRS documentation, तो वो सारे के सारे जो हैं ये नीचे से मेंशन है। Without SRS, the without developing the SRS document, the system would not be implemented according to the customer need. So ये चीज़ तो पहली प्रायोरिटी है जब हम एक कस्टमर कह रहा है बनाने के लिए, तो हम कहाँ पे राइट कर रहे हैं, हमें उसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है। सो आप इसके बगैर कभी भी काम अपना स्टार्ट नहीं कर सकते। सो SRS इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एट द बिगनिंग। Software developers would not know whether what they are developing is what exactly required by the customer. Yes, ऐसा ही होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसको नहीं पता चलेगा, उसको समझ में नहीं आएगी जब तक वो अ, आपकी कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर ना कर ले, उसको कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। Without SRS document, it will be very much difficult for the maintenance engineers to understand the functionality of the system. ऐसा ही है, जब आपने कॉपी पेंसिल के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखी, आपने क्या एस आर एस नहीं बना लिया, आपने उसका एक पोर्टफोलियो नहीं बना लिया, सो ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। ये आप नहीं, ऐसा आपने जो सॉफ्टवेयर है वो कभी भी बना नहीं सकते जब तक आपको अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं पता चलेगा। ओके, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र डॉक्यूमेंट राइटर्स। हाँ जी, ये तब भी आपको प्रॉब्लम होती है जब हम डॉक्यूमेंट्स लिखने बैठते हैं, जब आपके पास बेसिकली एसआरएस का सिनेरियो नहीं होगा, आपके पास बेसिकली एसआरएस के फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट नहीं करते जो आपने एंड पे बनानी होती है अपने मेन प्रोजेक्ट की, जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, आपके जो बीएस लेवल की होती है। राइट द यूज़र मैनुअल्स प्रॉपरली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एसआरएस डॉक्यूमेंट। हाँ जी, यूज़र मैनुअल भी तभी बनते हैं जब आपके पास आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर होती हैं। सो इट्स वेरी इजी, मुश्किल काम नहीं होता है एसआरएस बनाना, लेकिन आपको अपने यूज़र की डिमांड समझनी पड़ती है, या फिर अगर आप खुद अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको अपनी जो है आपको अपनी चीज़ से रेलिवेंट लाइक ये कि अपनी खुद की भी स्पेसिफिकेशन बनानी पड़ती है। आपने जब एक प्रोजेक्ट बनाना है लास्ट पे उसको सोचना है, आपने एक आइडिया लेके आना है, आपने उसके ऊपर मतलब पॉइंट्स निकालने हैं, आपने कहना है कि ये मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये मेरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। देन उसको मैं कहूँगी कि ये मेरा गोल होगा कि मैंने इसको कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, आपके पास अगर ये चीज़ होगी तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना सकेंगे। अदरवाइज जब आपके पास ये नहीं होगा, आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, आपने अपना सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं होगा तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखेंगे। एसआर इज अ बेसिक एंड बैकबोन पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉब्लम विद एन अनस्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन। अब दूसरी है कि प्रॉब्लम विद एन अनस्ट्रक्चर्ड। अब देखिए एसआरएस तो है लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, लाइक अगर या वो है ही नहीं या फिर है और लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड स्पेसिफाई कर रहा है। हाँ जी, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इट वुड बी वेरी मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द डॉक्यूमेंटेशन। जब वो एक स्ट्रक्चर एक फ्लो में नहीं आ रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या अच्छी एसआरएस तैयार कर लेंगे या अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई दैट डॉक्यूमेंट। यस, हम जब एक अनस्ट्रक्चर होगा, गड़बड़ करके लिखा हुआ है, एक फंक्शन कहीं पे बना रहे हो, एक फंक्शन कहीं पे बना रहे हो, सो एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। देखिए भाई, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ते हैं ना, ठीक है, लेकिन अगर कोई छलांग मार के भी जा रहा है तो वो गिरने के भी चांसेस होते हैं। वो जो चीज़ एक बना दी गई है उसको फुलफिल करना चाहिए, उसके सीक्वेंस के मुताबिक चलना चाहिए। स्ट्रक्चर बना दिया है, उसी को ही उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जो है वो होना चाहिए आपका काम।
कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी इन दैट डॉक्यूमेंट वुड नॉट बी चूजन, हमें कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी जो है वो चूज नहीं करनी, एंड सॉरी वुड शुड नॉट बी शोन, बिकॉज जो ये चीज़ है वो आपकी होती है, आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ये है कि आप उसको रिलेट ज़रूर करेंगे लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, वुड नॉट बी शोन, ये इसका मतलब ये है। और हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी इसको नहीं लिखना, बिकॉज ये हमें सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे पार्ट चाहिए होता है। सो कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी जस्ट आपकी इंटीग्रेशन का पार्ट होता है, इसको एक्चुअली हम अपनी एसआरएस के अंदर नहीं लिखते, क्योंकि सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है इसमें और हम ये इश्यूज कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। दी एसआरएस डॉक्यूमेंट माइट बी अनएम्बिगुअस और एंड इनकंसिस्टेंट, यस, उसमें कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, गोल मोल करके बात नहीं होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कल उसको शेयर करूँ तो उसकी इंटेग्रिटी में या उसकी शेयरिंग में प्रॉब्लम आए। सो आपकी एसआरएस शुड बी इनकंसिस्टेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई चीज़ बाकी रह जाए, एसआरएस कंप्लीट होती है। ठीक है, ये देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बेसिक सिस्टम बिहेवियर को शो करती हैं। एसेंशियली दे आर व्हाट द सिस्टम डज और मस्ट नॉट डू, कि मतलब आपके सिस्टम ने क्या करना है और उसको क्या नहीं करना चाहिए। एंड कैन बी थॉट ऑफ द टर्म और हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इनपुट। ये देखो ना बेटा, ये इनपुट, ये पहले इनपुट होगी, उसके बाद ये जो आपका सिस्टम बिहेवियर है, एक्चुअली आप क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देन उसके बाद क्या आउटपुट आई है, ये सारी की सारी चीज़ इसमें आती है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। Usually define if then behavior and include calculations, data input and business processes. Functional requirements जो हैं are features that allow the system to function as it was intended. जो भी हम उसके अंदर एंटर करते हैं, इनपुट कहाँ से आ रही होती है कि आपका रॉ डाटा होता है। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर प्रोडक्ट फीचर्स एंड फोकस ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट्स, तो ये सारी की सारी आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सिस्टम को क्या करना चाहिए और सिस्टम जो है और उसको वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होती है, स्पेसिफाई करता है हाउ द सिस्टम शुड डू इट। एक्चुअली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ने क्या करना है अब, कि अब सिस्टम को क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपने इनपुट ले ली यूज़र से, उसके ऊपर सिस्टम प्रोसेसिंग की और आउटपुट आपको मिल गई। नॉन फंक्शनल रिक्वायर ये करना होता है कि हाउ द सिस्टम शुड डू इट। अब आपने एक सिस्टम बना लिया है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये आपकी नॉन फंक्शनैलिटी जो है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसने आपकी एक्चुअली उसको अफेक्ट नहीं करना जो आपने अपना सिस्टम बना लिया हुआ है, आपने अपनी फंक्शनल में रिक्वायरमेंट्स में बना लिया, उसको अफेक्ट नहीं करना। ये बात की बात होती है, इसमें मेंटेनेंस, पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, दैट्स काइंड ऑफ टर्म्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज एंड फोकस ऑन द यूजर्स एक्सपेक्टेशन। उसमें क्या था, यूजर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपका कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है वो चीज़। इसमें एक्चुअली क्या चीज़ आती है, प्रॉपर्टीज एंड फोकस ऑफ ऑन द यूजर एक्सपेक्टेशंस। ये बात की बातें हैं, जब एक्चुअली आपने एक सिस्टम बना लिया है उसके बाद वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसमें अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, ये दोनों में क्लियर जो है वो डिफरेंस देखें। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट फीचर्स, इसमें क्या आती है आपकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। नॉन फंक्शनल में प्रॉपर्टीज होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं ना, जो मेन काम होता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे आती है यूज़र की रिक्वायरमेंट, एक्चुअली यहाँ पे हम यूज़र की डिमांड लेके सारा का सारा काम कर रहे होते हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होती है, यूज़र की एक्सपेक्टेशंस आती हैं। ओके,